हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल डाउट क्लासेस विद राजेंद्र पे। आज अपन पढ़ने वाले हैं वो आपका क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 6 होगा। चैप्टर नंबर 6 जहाँ तक अपने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था उसके आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते अपने टॉपिक पे आते हैं डायरेक्टली। तो आपका यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा आज की क्लास का अभी के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी जो केमिकल इक्वेशन होती है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। तो देखिए, अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लेके चलता हूँ आपके पास में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो किसी भी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लास्ट में जो बन जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट, यहाँ से हो जाएगा आपका, ये बोल रहा है आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स सो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड। यानी केमिकल जो आपका इक्वेशन है उससे हमें ये पता लग जाएगा आपका कि जो उसमें इक्वेशन जो है उसके अंदर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स और मास कितना है वहाँ पे वो हमें पता लग जाएगा। सेकेंड, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी नोन, यानी उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो भी आपके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया C+O2, क्या बना, CO2। ठीक है, ये बन गया। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी नोन का मतलब कि जैसे कार्बन, यहाँ पे इसका स्टेट क्या, सॉलिड है, ऑक्सीजन का क्या है, गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या, गैस है। तो इस तरीके से कोई भी आपका सब्सटेंस है उसका जो फिजिकल स्टेट है कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में है, उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। तो ये भी एक आज का, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में अपन यहाँ पे देखना चाहें तो नंबर 3 आपका स्टार्ट होता है इसमें। नंबर 3, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर रिएक्शन सो दैट टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा आर नोन बाई इट। सही बात है कि जो भी आपकी रिएक्शन होगी, कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमें एक एडुकेट अमाउंट में टेम्परेचर, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप अप्लाई करते हैं तो वो खुद तो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड है उसको वो ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। यानी खुद हिमसेल्फ नो चेंज, खुद तो चेंज नहीं होगा लेकिन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है। तो वो जो आपका चीज़ होती है वो उसको क्या बोलते हैं, अपन कैटलिस्ट बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के आपकी इक्वेशन जो होगी उसके अंदर इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाता है, कितना क्या टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो, कितना उसको आप प्रेशर दे रहे हो, और कौन सा वहाँ पे कैटलिस्ट है, किस तरीके का काम कर रहा है, तो हमें वहाँ पे पता लग जाता है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं सीधा से यहाँ पे, तो नंबर 4 होगा आपका, बाय इक्वेशन इट इज़ क्लियर वेदर रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक का सीधा सा मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन में, ठीक है, जो आपकी रिएक्शन वगैरह होगी उसमें आपकी जो कोई भी गैस वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है, कोई भी गैस आपकी रिलीज़ हो रही है या फिर रिसीव हो रही है, या तो वहाँ से गैस आपकी लिबरेट हो जाएगी, निकलेगी, या वहाँ से कोई गैस आपकी उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, या तो एब्जॉर्ब हो सकता है या वहाँ से लिबरेट हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको केमिकल इक्वेशन में मिल जाता है। तो ये उसकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ तो मैं इसमें आपकी नंबर 5 जो प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ पे, ठीक है, नंबर 5 को लेकर चलता हूँ मैं। तो देखो ये बोलने जा रहा है नंबर 5, इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या मतलब है, देखो रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिवर्स। जैसे कुछ रिएक्शंस आपकी ऐसी होती हैं कि जिससे आपका, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से आपका बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया आपका जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में आपकी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट जो बन चुका है। तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या होता है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने, ठीक है, तो वो आपका होता है रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन। तो ये कह रहा है कि इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर्सिबिलिटी, यानी आपकी जो केमिकल इक्वेशन है उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि वो वहाँ पे जो इक्वेशन जो है कि वो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट से रिएक्शन आपका बनेगा, ठीक है, बन सकता है क्या, उसके बारे में पता लग जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पे आपका
लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी जो केमिकल इक्वेशन है उसकी लिमिटेशन वो कहाँ तक आपका लिमिट रखता है, उसकी लिमिटेशन उसकी बाउंडेशन कहाँ तक है। तो नंबर फर्स्ट रहेगा आपका इसके अंदर आपका इट डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो आपको कभी भी ये नहीं बता पाएगा कि वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं हो चुका, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो ये यहीं तक आपका बाउंडेड होता है कौन, केमिकल इक्वेशन। पॉइंट नंबर 2 आपका यहाँ से रहेगा द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट क्लियर थ्रू इट। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो भी आपका रिएक्टेंट है, जिससे रिएक्टेंट से आपको क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो उस रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर कितनी क्या कंसंट्रेशन काम में आ रही है, जो चीज़ आप ले रहे हो उसकी कितनी मात्रा काम में आ रही है। ठीक है, आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन रहा है कितनी क्या आपकी कंसंट्रेशन काम में आ रही है उसके बारे में हमें पता नहीं लग पाता है। तो ये यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है उसके आप ठीक है उसकी डिफ़ॉल्ट भी मान सकते हो कि उसके बारे में वो नहीं बता पाता है। तो ये दोनों की दोनों आपकी जो लिमिटेशन है उसको आपको अच्छे से क्लियर रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो उसके बाद में अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं कुछ ही देर बाद में, वो आपका रहने वाला है आपका केमिकल रिएक्शन। अभी तक हम पढ़ रहे थे वो क्या था, वो सारा का सारा था केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे वो है आपका केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो ये केमिकल रिएक्शन है क्या, तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको अपन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो द केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। किसी भी तरीके का केमिकल चेंज जो होगा वो आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। देखो अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होगी, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी जो चेंज होंगी, या सीधा से आपको ये पता है कि केमिकल चेंज जो होता है वो क्या होता है आपका स्टेबल चेंज होता है, वो आपका क्या होता है स्टेबल चेंज होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें ये भी पता है केमिकल चेंज जो होता है वो आपको क्या होता है परमानेंट होता है। एक बार कुछ बन गया तो वो क्या हुआ रहेगा, अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप सीधा से याद क्या रखेंगे, यहाँ पे आपका जो केमिकल रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन आप क्लियर रखेंगे। केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में आप और उसके अंदर देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स बट द टोटल मास इज कंजर्व। हमें पता है कि कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन है उसमें आपके रिएक्टेंट जो होते हैं उनसे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, और वहाँ पे जो टोटल मास जो होता है वो कंजर्व रहता है, यानी सिमिलर रहता है। कैसे, उसको अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था, अभी फिर देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन, किस तरीके से आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, एक एग्जांपल सेट करने वाला है जहाँ पे देखो ये रहा आपका एग्जांपल। ये एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास में यहाँ पे एक रिएक्शन है C+O2 इक्वल टू CO2। C+O2 इक्वल टू क्या है मेरे पास में CO2। कार्बन आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे कार्बन का स्टेट जो है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन आपकी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी क्या है, गैस है। तो इसके अंदर ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जो आपका मास है वो आपका कंजर्व रहता है, एक जैसा रहता है। तो कैसे, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बताया था मैंने आपका 6, उसका डबल कीजिए कितना हो गया 12 आ गया। चलो ऐसे अपन निकालेंगे किसका, ऑक्सीजन का, किसका निकालेंगे अपन, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, उसका डबल कीजिए 16। तो सिंगल ऑक्सीजन के लिए जो मास होगा कितना हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हैं 2 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया वो 32। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे किसका देखें अपन, कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो सी की बात करते हैं, सी का कितना है 12 है, पहले निकाल चुके हैं। O2 की बात करते हैं तो O2 का कितना होता है 32 निकाल चुके हैं, दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 44। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनका जो मास है दोनों को ऐड करो, 12 + 32 कितना हो रहा है 44 हो रहा है। सेम आपका प्रोडक्ट का जो मास है वो कितना हो रहा है 44 हो रहा है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पे दोनों केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ आपके जो मास जो होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको क्लियर कर लिया अपन ने। चलो तो अच्छे, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो उसके बाद में हमारे पास में कुछ रिएक्शंस हैं जिसको अपन बारी बारी से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने एडिशन रिएक्शन के साथ में। अब हमारे पास में जो हमारी पहली जो रिएक्शन होगी वो आपके पास में आपकी
ठीक है, एडिशन है रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे अपन, एडिशन। जैसे नेम से पता है एडिशन यानी कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डेफिनेशन इसको क्लियर कर लेते हैं। द केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जैसे आपके पास में देखो ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, ठीक है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे AB। ठीक है, और इसमें आपको अच्छे से क्लियर क्या रखना है, क्लियर आपको अच्छे से यहाँ पे ये रखना है कि इसके अंदर देखो इन दीज रिएक्शंस न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में एक आपका जो नया बॉन्ड है वो बन जाता है। तो आप इसको अच्छे से क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन वो सीधा क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसको अच्छे से क्लियर रखेंगे। ये जो आपकी डेफिनेशन है यहाँ पे इसको आप अच्छे से क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल अपन सेट कर लेते हैं। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए जैसे इसने ज़्यादा तो आप याद नहीं रखेंगे, 2-3 एग्जांपल जो आप इसको सेट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, चलो तो पहला एग्जांपल अपन लेके चलते हैं यहाँ पे, ये बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, कोयले को आप जला रहे हो, तो बर्निंग ऑफ कोल करोगे यहाँ पे तो आपका देखो C+O2 क्या बन रहा है यहाँ पे, CO2। आपका ये एग्जांपल हो जाएगा C+O2 क्या हो जाएगा आपका CO2। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल इसको बोला जाता है। सेकंड अपन लेके चलते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन Mg+O2 क्या बन जाएगा आपका MgO। ठीक है, ये दोनों आपको एग्जांपल याद रखने। किसके केस में आपका ये एडिशन है रिएक्शन के केस में है। अब उसके बाद में अपन पढ़ते हैं यहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे नेम से पता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का सीधा सा मतलब क्या है कि दूसरे की जगह पे खुद आ जाना। ठीक है, दूसरे की जगह पे खुद आ जाना। तो यहाँ पे देखो ये आपका पढ़ने वाला अपन रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए द केमिकल रिएक्शंस इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट डिस्प्लेस एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अदर रिएक्टेंट। कहने का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपके एटम होता है या एटम्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसके अंदर जो रिएक्टेंट होता है वो डिस्प्लेस करता है किसको, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अदर रिएक्टेंट, दूसरे रिएक्टेंट के एटम को। ठीक है, कैसे, जैसे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास में ये रिएक्शन है CuSO4 + Zn। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, CuSO4 होता है आपका कॉपर सल्फेट, Zn होता है आपका जिंक। ठीक है, ZnS4 हो जाएगा जिंक सल्फेट, Cu हो जाएगा आपका कॉपर। तो जैसे ही यहाँ से CuSO4 आपका कॉपर सल्फेट जिंक से क्या करेगा, आपका रिएक्शन करेगा, तो देखो क्या होगा, आपका जिंक के साथ सल्फेट चला जाएगा और आपका जो कॉपर है वो आपको क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आपका रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, उसके जो एटम होंगे, रिएक्टेंट के जो एटम होंगे, जैसे ये कि रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के जो एटम जो होंगे वो दूसरे रिएक्टेंट के एटम से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है रिप्लेसमेंट रिएक्शन का, CuSO4 + Zn, ZnSO4 + Cu। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत सी चीज़ें अच्छी से क्लियर रखनी होगी, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल ही कम पावरफुल को डिस्प्लेस करेगा। तो अब हमें क्या पता कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो उसके लिए अपने बुक में एक टेबल हमें गिवन होती है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, उसको हमें अच्छे से क्लियर रखना है। तो टेबल मैं आपको गिवन दिखा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक्टिविटी सीरीज ऑफ सम एलिमेंट्स। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर कर सकें इसको अपन। ये लो एक्टिविटी सीरीज ऑफ, जो हो जाएगा एक्टिविटी सीरीज ऑफ सम एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, इस टेबल में अपन ये पढ़ने वाले हैं कि कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है, कौन किसको आप डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए ये वाले। ठीक है, आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे आपने ठीक है एलिमेंट्स लिए हैं। अब इसके अंदर हमें देखना है कि कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे, देखो जैसे इसे लिखा है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो ये डिक्रीज़ कर रहा है, नीचे आ रहा है, डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि जो सबसे ऊपर ही ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है भैया, सबसे ज़्यादा पावरफुल है ऊपर ऊपर वाला। और जैसे जैसे ही नीचे आ रहा है उसका जो पावरफुल है,
एक्टिविटी जो है उसकी, ठीक है, जितना वो एक्टिव होता है वो जैसे से नीचे आएगा वो कम एक्टिव होता जाएगा। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि जो सबसे ऊपर ही ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब पोटेशियम जो है सोडियम से ज़्यादा पावरफुल है, सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा पावरफुल है। पोटेशियम और कैल्शियम की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो पोटेशियम ज़्यादा पावरफुल है। कहने का मतलब वो ये है यहाँ पे कि जो जितना ऊपर होगा वो नीचे वाले से एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि के क्या होता है आपका पोटेशियम, एक लिया मैंने आपका जिंक Zn। मैं आपसे ये कहूँ कि पोटेशियम और जिंक में ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो आप क्या बताओगे कि सर यहाँ पे पोटेशियम जो है जिंक के कंपैरिजन में इससे ज़्यादा ऊपर है, तो यहाँ पे के जो होगा वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू जिंक। जैसे अपन थोड़ी देर पहले एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन में बताया था, ठीक है, उस पर अपन ने क्या देखा कि आपका जो जिंक जो है, ठीक है, जिंक जो है कॉपर को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था, हमने देखा था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेक कर लो, जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा, तो सही बात है कि जिंक जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए वहाँ पे उसने उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये टेबल जो है आपको अच्छे से क्लियर रखना है, ठीक है, कौन किसको ज़्यादा, कौन जितना पावरफुल है, ये आपको अच्छे से क्लियर रखना है इसमें। ठीक है, ये टेबल जो आपको अच्छे से क्लियर रखनी है, अगर ये टेबल आपको याद रहेगी तो आप केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपनी क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे आप, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।